पिछले क्लास में हमने ये टॉपिक इस तरीके से स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, चलो इसको लिख सकते हैं, P is equals to mv। अगेन दिस वेलोसिटी इज नॉट फाइनल वेलोसिटी, अ रैंडम वेलोसिटी एट अ पॉइंट। ये क्लियर हो गया? फिर इसका अगर SI यूनिट लिखूं तो आएगा kg मीटर पर सेकेंड। ये भी अपना क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसका CGS लिखना चाहूँ तो भी फटाफट लिख सकता हूँ। ये हो गया SI, CGS क्या होगा सबको कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई गेस ये पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। तो SI क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था हम लाइन ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम साथ ही साथ स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज़ उसके बाद डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम के बाद पढ़ेंगे, ये रिवाइज कर रहे हैं हम, मोमेंटम के बाद पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। सब लाइन से है, ठीक है। फिर बाद में मैं तुम लोगों को फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं और आज की कहानी फिर शुरू करते हैं। बिकॉज़ वो चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल P। क्लियर हुआ? व्हेन आई से चेंज समथिंग minus something, when I say something मतलब final minus initial। now what final? so मैंने बोला final momentum P2 minus initial momentum P1। अब final moment देखो, momentum का फॉर्मूला क्या था? mv, in short mass into velocity। अगर final बोलता हूं तो mass तो वही रहेगा जो अभी था, लेकिन final बोला तो क्या आ जाएगा? v माइनस, अगेन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास तो वही रहेगा m, मास चेंज थोड़ी होगा, लेकिन क्या आ जाएगा? u, बराबर ना? v और u आएगा ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया? mv माइनस mv। आई होप समझा, ठीक है। अब ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। फिर मैंने बोला था एक हो गया मोमेंटम, एक हो गया चेंज इन मोमेंटम, एक हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मैंने जैसे ही बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम तो लिखूंगा, लेकिन रेट का मतलब होता है टाइम। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है, ठीक है। यहीं पे आज का हमारा क्लास कंटिन्यू होने वाला है इसी के ऊपर, बिकॉज यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अभी वापस से डिस्कस कर लेते हैं। वापस से मोमेंटम देखा था, लिख देता हूं वापस से। मोमेंटम क्या था तुम्हारा? मोमेंटम P is equals to mv बराबर चेंज इन मोमेंटम क्या था? P2 minus P1 which is mv minus mv। कुछ बच्चे ये लिखना प्रेफर करते हैं, मुझे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज बोला मतलब सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। इसको थोड़ा बहुत डिराइव भी किया था अपन ने, अभी वही लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा mv माइनस mu अपॉन टी। m बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस u अपॉन टी। और ये तो देखा देखा लग रहा है एक्सेलरेशन, तो मैंने इसे बोल दिया m। ये क्लियर हुआ? सो इन शॉर्ट डेल्टा p अपॉन t का ही हम क्या बोलते हैं? ma। और बेटा यही होता है तुम्हारा फोर्स। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो कहानी को अब यहां से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह आप अपन साथ में ही निपटा लेंगे। अब आज के पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पिछले पार्ट में मोमेंटम का इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, बिकॉज अगर वो ना समझा तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझेगा ही नहीं। तो इसको एकदम फ्रेश तरीके से समझो, फिर वापस से सब फॉर्मूलास को कनेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी व्हेन आई से रेट, दैट मींस समथिंग इज हैपनिंग इन टाइम। व्हेन आई से चेंज, समथिंग इज चेंजिंग। एंड व्हाट इज चेंजिंग? मोमेंटम इज चेंजिंग। अब एग्जांपल देता हूं, तुम्हें इसी से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आई होप दिख रहा है? बॉटल नहीं दिख रहा, ठीक है। अब दिखा? अब सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, नहीं आ रही है फिर तबाही बच जाएगी। यहाँ पे देखो, सुनो, दिख रहा है वहां पे? अभी मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक रखना, तो ये कैच कर लेना जब मैं बोलूं। यहाँ पे एक मास है, ठीक। इस मास के पास अभी फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है। ये अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि भाई ऑब्जेक्ट का मूव करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट में कितना मास है? तेल लगाने गया, ऑब्जेक्ट का मूव करना जरूरी, तो मूव करेगा तो मोमेंटम है, मूव नहीं करेगा तो मोमेंटम नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स दिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके ऊपर क्या दिया? फोर्स दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका मोमेंटम में चेंज आएगा? इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल क्या था? आई डोंट केयर, बट डोंट यू थिंक इसमें चेंज आएगा? अब नोटिस करना, सॉरी ठीक है, कैरम खेलना मेरे को नहीं आता, ये समझ में आ गया, ठीक। अब जब मैंने इसे फोर्स दिया, क्या इसके मोमेंटम में चेंज आया? हाँ। किस डायरेक्शन में चेंज आया मोमेंटम में? उसी डायरेक्शन में, हाँ 1D बोल सकते हैं, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या लगा? फोर्स। अब पहला वाला समझा कितना लल्ला फोर्स था? अभी नोटिस करना, जोर से लगा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों ही केस में मैंने मोमेंटम चेंज किया, कहां पे मोमेंटम में ज्यादा चेंज आया? सेकंड। क्या मैं
बोल सकता हूं मोमेंटम में ज्यादा चेंज कब आया, जब मैंने क्या लगाया, ज्यादा फोर्स। ये क्लियर हुआ? सो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, सुनना ध्यान से, जितना मोमेंटम में तुम चेंज ला पा रहे हो, जितने कम अमाउंट ऑफ टाइम में, आई रिपीट, जितना मोमेंटम में तुम क्या ला पा रहे हो, चेंज। अरे बेसिकली मोमेंटम का मतलब क्या यार, मूव करवाना। कितना जल्दी किसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, मूव, उसी को तुम क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये कौन लाएगा, फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर, एकदम वैलिड एग्जाम्पल, जो भी इंट्यूटिवली आ रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें समझेगा। नथिंग अगेंस्ट मम्मा एंड डैडी, ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है रूल तो मम्मी करते हैं घर पे, ठीक है, इररिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है ना। कितना ही अपन टपटेली कर ले इंडिया में, लेकिन एक चीज तो कॉमन है बेटा, मम्मी से कोई मस्ती हो ही नहीं सकती। सुनो ध्यान से, अभी समझना, मैं नालायक एकदम, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एकदम नालायक बच्चा है एकदम, ठीक है, अब अभी समझदार बच्चा है, ठीक है, एकदम नालायक ये मेरे को गलत लगता है, ठीक है, एकदम नालायक बच्चा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डैडी ने मेरे को कुछ बोला, ठीक है, बोला, डैडी ने मेरे को जोर से बोला, तो जब उन्होंने बोला, उन्होंने क्या लगाया, अब तुम बोलोगे क्या इनवैलिड एग्जांपल है, लेकिन तुम्हें समझेगा। जैसे उन्होंने बोला यूसुफ, मेरे मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे मोमेंटम में चेंज आया किसकी वजह से, उनके एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब नोटिस करना, यहाँ पे खड़ा हूँ, मम्मी कुछ नहीं बोले, यूसुफ, हाँ मम्मी दोनों ही केस में कहां पे फोर्स ज्यादा था, मम्मी वाले केस में। तो मोमेंटम में कितना ज्यादा चेंज आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, फोर्स। न्यूटन भी तो यही बोल रहा है, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। एग्जांपल के तौर पर मैं साइकिल के साथ हूं, डोंट इमेजिन नाउ मी विद द साइकिल, ठीक है, वो भी वो दूध वाला साइकिल नहीं आता, टू बी मोर प्रिसाइज, मैं साइकिल के साथ हूं, ठीक है, बाजू में एक एक्चुअल बाइक वाला है ना, R15 वाला है, इमेजिन करो हम दोनों, मेरा डेयरिंग कितना है लाइफ में, है ना, मैं उसके साथ रेस करने के लिए खड़ा हूं, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी में फोर्स लगा दूं, जब वो फोर्स लगाएगा किसके रेट ऑफ मोमेंटम में ज्यादा चेंज आएगा, बाइक। क्लियर, सिंपल है। सो अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो देखना मैं जब वर्डिंग्स ले रहा हूं तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो न्यूटन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या ये अभी अभी देखा लग रहा था पिछले क्लास में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद ही हो गया हमें, वापस रिपीट करते हैं। व्हाट इज द रेट, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। ये क्लियर हो गया? एंड डोंट यू थिंक हम ये डिराइव ऑलरेडी कर चुके, अभी वापस से डिराइव कर लेंगे। पिछले क्लास में भी ये डिराइव शॉर्ट फॉर्म में कर चुके थे, अभी थोड़ा ढंग से लिख के करेंगे, वो नोट्स है तुम्हारे। चलो वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं एक क्लास बाद। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अब चलो सर ये समझ में आ गया हमें, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है अब हमें वो बता दो। एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डेरिवेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो किस तरीके से, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, जनरली हम ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत रेयर लिखते हैं डेरिवेशन के टाइम पे। लेट द फोर्स F be applied on a object of mass m, बराबर। तो इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स अज्यूम, ये नोटिस करना है, ये तो एग्जाम में तुम्हें समझेगा, ये हाथ गाड़ी है, ठीक, डोंट जज माय हाथ गाड़ी का स्ट्रक्चर ज्यादा लग रहा है, अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये हाथ गाड़ी बना दिया अपन ने। अभी ये हाथ गाड़ी पे मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ठीक है स्प्लिट कर रहा हूं चुप ना गए, ठीक है, वैसा पालकी मार के बैठा हूं। ठीक है, मैं ऐसे चुपचाप बिठा देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, ये यूसुफ सर है। अब इनिशियली ये यूसुफ सर
कोई वेलोसिटी से चल रहे थे हाथ गाड़ी पे, तो मुझे वो हाथ गाड़ी था ना कांदा बटाटा वाला, ठीक है, तो उस गाड़ी पे मैं बैठा हूं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो बोलोगे क्या लेना देना बेटा, एकदम वाइल्ड अपनी इमेजिनेशन, ठीक है, तो मैं हाथ गाड़ी के ऊपर क्या कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब तो देखो मैंने क्या लिखा, लेट द फोर्स F बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मेरा मास क्या है m, मैं इनिशियली किस वेलोसिटी से चल रहा हूं u। अब एक शैतान का बच्चा आया और जोर से हाथ गाड़ी को क्या दे दिया, लात। सही में शैतान के बच्चा हो ना, क्या ही करेगा। अब जैसे ही उसने मुझे लात मारा, मतलब क्या दिया उसने, फोर्स। तो सीधी बात है, थोड़े समय के बाद सीधी बात है ना बेटा, ऐसा आंख बंद करके मैं लेटा रहूंगा तो धक्का मारेगा तो लेट ही जाऊंगा ना वापस, ठीक। अब नोटिस करना, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो हाथ गाड़ी की वेलोसिटी है चेंज होके क्या हो गई, v। तो देखो क्या लिखा, लेट द फोर्स F बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। ये क्लियर हुआ, दैट्स इट। ये खाली एक्सप्लेन डायग्राम ये एक्सप्लेन करने के लिए था, उसके बाद तो तुम्हें चीजें आती है। अब नोटिस करना साथ में, क्या मैं बोल सकता हूं, सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, p1 होता है, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल बोला तो मास रहेगा, लेकिन इनिशियल बोला तो इनिशियल वेलोसिटी mu। सेकंड वाले में पक्का तुम हेल्प करोगे, क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। क्या लिख सकते हैं, p2। क्या लिख सकते हैं, mv। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आया। अरे इनिशियल मोमेंटम लिखा मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल बोला तो कौन सी वेलोसिटी ली, u। फाइनल बोला तो कौन सा वेलोसिटी लिया, v। बात खत्म, क्लियर हुआ, ठीक है। अब बताओ ये कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम बराबर, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p लिख सकता हूं, हाँ या ना। बताओ चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे, mv माइनस mu। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये सब स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके, बस इसको थोड़ा प्रिसाइज तरीके से लिख रहे हैं। अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मुझे एक बात बताओ, जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा हूं, हु इज गोइंग टू बी एडेड, टाइम ऐड हो जाएगा बराबर। अब बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, mv माइनस mu अपॉन t, हाँ या ना, ठीक है। बताओ क्या कॉमन निकलेगा, क्या बचा, v माइनस u अपॉन t। अब m a, क्या ये देखा देखा लग रहा है, a क्या था अपना, एक्सेलरेशन, which is v minus u upon t। Don't you think यही जो है वो हमारा एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अब नोटिस करो, फोर्स के कितने फॉर्मूलाज हुए, चलो यहां पे खत्म हो गया, ये dn है, ये डेरिवेशन का dn है। ये अपन बाद में इसी में से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, वो इसी तरीके से लिखना, इसमें डाइस में थोड़ा कम तरीके से दिया हुआ है। अब कितनों को ये समझा कि एफ के अब दो फॉर्मूलाज है, ये वाला फॉर्मूला कितने लोगों को क्लियर हुआ बताओ। पहला वाला तो क्लियर था, ये तो अभी न्यूटन ने बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एंड वही फोर्स को थोड़ा बहुत अगर मैं एडजस्ट करूं तो क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इन शॉर्ट इतना टाइम पास करने से अच्छा आज के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास, उसके ऊपर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और ट्रस्ट मी, अब से जितनी बार ये फॉर्मूला यूज होगा ना, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई। क्या दिमाग में आना चाहिए, फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है, पक्का क्लियर हुआ, श्योर है, ओके। अब हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किस तरीके से हम वो दो फॉर्मूलाज को रिलेट करते हैं। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T व्हिच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बराबर है। तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरे को कुछ समझना है, तेरे को एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होना है। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था, इसी का भाई व्हिच इज F इज इक्वल्स टू m। अब ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू m है, इसको जेन्युइनली हम समझने की कोशिश करेंगे विद सम जुगाड़। उसके बाद फिर अगर रहा तो इसी फॉर्मूला के ऊपर इंडिविजुअली भी मैं वीडियो डाल के वो चीज आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। अब विनय पहले तो ये क्लियर कर लो, व्हाट इज F, F इज फोर्स, व्हाट इज m, m इज मास, व्हाट इज a, a इज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम ये तीनों में हर एक चीज को एक एक बार कांस्टेंट रखेंगे। नाउ व्हेन आई से दिस कांस्टेंट रखेंगे, इसका मतलब उसे हम चेंज नहीं करेंगे, वी विल नॉट चेंज इट, वी विल कीप इट कांस्टेंट। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। सो केस 1 में हम मास को कांस्टेंट रखेंगे। सो व्हेन आई से मास को कांस्टेंट रखना, क्या चीज बोल रहा हूं, मतलब कुछ भी हो जाए मास कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा।
तो अब सीधी बात है, कौन दो लोगों की बात हो रही होगी? एक एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी और एक फोर्स की बात हो रही होगी। तो ये बोला जाता है कि जब मास कांस्टेंट हो, मेरे साथ समझना और फिर रिपीट भी करना, कि मास अगर कांस्टेंट होगा सो एक्सेलरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन on a body, when I say on a body मतलब on a mass, so acceleration on a body is directly proportional, I'll repeat, acceleration on a body is directly proportional to force, is directly proportional to force। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अब नोटिस करो, ये सबको समझा मैंने क्या किया, क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना ज्यादा फोर्स दूंगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा, जितना कम फोर्स दूंगा उतना कम एक्सेलरेशन मिलेगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये वाला ग्राफ तो हमने मालूम ही था, याद है ना तुम्हें मोशन इन 1D में बोला था, जब भी ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन हो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट। हु इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। रिलेट हुआ? अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं इस तरीके से। अब एक काम करते हैं, बच्चा तू आ जा, थैंक यू सो मच। अब तो बोलेगा क्या ही होने वाला है मेरे साथ। अब मुझे एक बात बता, यहाँ पे देख ले तू पहले, हल्का है एकदम, नो चीटिंग, ठीक है, एकदम हल्का है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, तू घूम जाए, तेरे को कुछ नहीं, तेरे को खाली हाँ बोल, हाँ या ना बोलना। अब मानव बोलेगा क्या यार, मैं बिना मतलब का एकदम एक्साइटमेंट बोला था, हाँ सर आऊंगा मैं, अब बोले रिग्रेट करने वाला है ये एकदम। अब तुम मुझे बताना है, देखो क्या दो केसेस बनाएंगे इसमें, क्या बताओ, क्या लगता है, ये मैंने फोर्स कम लिया ज्यादा लिया, तो मुझे हाँ या ना बताओ, ये कम है, क्या लगता है ये कम है? देखो अब सुनो ध्यान से, मानव बताएगा क्या होने वाला है। मानव कुछ एहसास हुआ, हल्का सा एहसास हुआ, है ना? अब वापस से अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस बार फोर्स ज्यादा है? एहसास हुआ? मेरे को लगा सही में एहसास हुआ है भाई, वापस से तो गया, ठीक है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों ही केस में मैंने पेपर सेम रखा था? अगर मैंने पेपर सेम रखा, क्या मैंने मास कांस्टेंट रखा? अगर मैंने मास कांस्टेंट रखा, इसका मतलब कि जो फोर्स था वो बढ़ने से, जो फोर्स था वो बढ़ने से एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, बढ़ा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आजा बच्चा तू वापस से आएगा, मैं बता दूं तो बोलेगा कि हाँ आ गया मैं, ठीक है। केस 2, बेटा अलाइनमेंट तो नहीं हुआ है वो देख, नहीं, ठीक है, चलो। अब व्हेन आई से केस 2, मैंने क्या बोला था, तुम लोग हर बार एक एक चीज को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। किस चीज को कांस्टेंट रखा, मास को, बराबर है। अब किसको कांस्टेंट रखेंगे, सो दिस टाइम विल कीप व्हॉम कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। चलो अब देखते हैं, अब तुम मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया मतलब किसका रिलेशन होने वाला है, मास और फोर्स का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नोटिस करना। तो इस बार तुम खुद सोचो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर माना इधर आजा, चल लेके आ, चल लेके आ। अब मुझे एक बात बताओ, नोटिस करो, मैं भी यहीं पे आ जाता हूं। अब ये चेयर पे अभी खाली चेयर का ही मास है, हाँ या ना? अगर मुझे इससे अच्छा खासा, मुझे समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, विल बी वेरी सेफ हियर, बिकॉज ज्यादा मगजमारी हुआ तो लफड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मास है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, इस बार मैं मास कांस्टेंट नहीं रखने वाला, क्या कांस्टेंट रखने वाला, एक्सेलरेशन, मतलब इसका जो मूवमेंट करने का रेट है, एक्सेलरेशन, वो सेम रखने वाला। नोटिस करना, ये नोटिस किया कितना एक्सेलरेट किया, मास कम था तो फोर्स भी कम लगा। माना बैठ जा, टेंशन नहीं, ये बेटा व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि तू पलटेगा, ऐसा चेक कर, नहीं बच्चे बेटा सेफ रहना, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मास बढ़ा या कम हुआ? अरे बड़ा, डाउट क्या है भाई, बड़ा ना मास, ठीक है, तू क्या लगता है तेरे को, मास बढ़ा? अब मुझे एक बात बताओ, मेरी जान निकलने वाली है, ठीक है। अब अगर मास बढ़ा, मगर मुझे इससे इतने ही एक्सेलरेशन से भेजना है जितने पिछले एक्सेलरेशन में भेजा था, क्या मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा? ज्यादा। नोटिस किया, जान निकली। तो क्या रिलेशन समझ में आया? वापस से, कोई तो दो चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो रही है, बताओ, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, लेकिन एक चीज वापस से कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन। तो देखा रिलेशन। अच्छा इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो बता, इसमें क्या लिखा था, एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसमें क्या लिखेंगे,
force applied on a body, repeat, force applied on a body is directly proportional to mass. Very nice. तो आई गेस आपको भी समझ में आ गया, जितना ज्यादा मास लिफ्टेड समझ में आया, कॉमर्स के बच्चे को फिजिक्स करवा दिया। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इज दिस क्लियर? सो लास्ट वाला तुम्हें पक्का खुद ही समझ जाएगा। बताओ कौन आपको अब कौन कांस्टेंट होने वाला है? बताओ। फोर्स कांस्टेंट होगा हर एक का बारी बारी, राइट? फोर्स कांस्टेंट होगा। तो चलो केस 3 में कौन कांस्टेंट है? फोर्स। अब आप बोलोगे सर फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या? धक्का सेम लगेगा दोनों के ऊपर। अब नोटिस करो, आई गेस दिख रहा होगा तू तो इतना। अब 2 मिनट भी हिल नहीं रहा है। ठीक है, अब नोटिस करना, दोनों के ऊपर क्या लगाऊंगा? सेम फोर्स लगाऊंगा। नोटिस करना, सेम फोर्स, नो चीटिंग। नोटिस करो, इस बॉटल के ऊपर जब मैंने यहां पे, ठीक है, इस बॉटल के ऊपर मैंने जब इतना फोर्स लगाया, ये ज्यादा तेज मूव किया। आप नोटिस करना, जितना फोर्स इस पे लगाया ना उतना ही फोर्स इस पे लगाऊंगा। क्या नोटिस किया? अबे सेम फोर्स है ना, क्या सेम फोर्स लगाने पे दोनों उतना ही एक्सेलरेट किए? नहीं। कुछ तो अजीब रिलेशन दिखा यहाँ पे तुम्हें, उल्टा रिलेशन चल रहा है। देखो, मास कम, उतना ही फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन ज्यादा, मास ज्यादा, उतना ही फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन कम। तो इस बार कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। वेरी नाइस। तो अब कितनों को ये समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच बेटा, कि कुछ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, रिड्यूसिंग ग्राफ। दैट मींस जितना, आई होप समझाइए, क्या कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट है, बराबर है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा? कम। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ मेरे पास एक खाली हाथ गाड़ी है, खाली हाथ गाड़ी, नो कांदा नो बटाटा, ठीक है। उसको अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, आराम से मैं एक्सेलरेट कर सकता हूं, लेकिन उतना ही धक्का लगाने पर, कांदा बटाटा फुल अगर हो गया उसमें, उतना ही फोर्स लगाने पर क्या वो उतना एक्सेलरेट करेगा? नहीं। क्या करेगा? कम एक्सेलरेट करेगा ना। इसका मतलब क्या है? वो इनवर्स रिलेशन। इज दिस क्लियर? सो हमने किस ऑर्डर में पढ़ा ये समझो। किस ऑर्डर में पढ़ा? पहले मास कांस्टेंट, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फिर फोर्स कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन और फोर्स कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली। ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन, एफ बराबर है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन को देखो मालूम अभी बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ये टॉपिक समझा? यस सर समझा। कते नालायक बच्चे, किस दुनिया में जी रहे हम। ठीक है, क्या है ये? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स, कम मास तो कम फोर्स। ये क्लियर हो गया। और लास्ट, अगर फोर्स ही कांस्टेंट कर दिया तो अब जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। लेकिन कैसे? इनवर्सली। आई होप ये सबको समझा। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट इज द एसआई यूनिट। जैसे हमने मोमेंटम का एसआई यूनिट और मोमेंटम का सीजीएस यूनिट पढ़ा था। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या था? केजी मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से उसका सीजीएस यूनिट क्या था? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुमने थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? ये कहां से आया? तुमने बोला ना तुम्हें ज्यादा यूनिट भी याद रखने में फोकस नहीं करना, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? एमवी आया ना। तो एम क्या है? मास। मास मतलब केजी। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ? अब तुम खुद ही ट्रस्ट में खुद बता पाओगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स करते हैं। चलो अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल्स टू एम ए। ट्राई करोगे? बताओ। एम है, एम माने वेरी नाइस। एक्सेलरेशन माने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया, क्लियर हुआ? इतना सिंपल था। अब अगर मैं सीजीएस पे जाऊं, अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं है, सीजीएस पे जाऊं तो ये क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आया? मोमेंटम था तो केजी मीटर पर सेकेंड, फोर्स था तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ तो घिचपिच हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे मोमेंटम को अलग रखने की जरूरत है और फोर्स को भी। तो मैं क्या करूंगा बेटा? बताओ मुझे फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा। अच्छा, पूरे चैप्टर में कौन है साइंटिस्ट जो इतना सारा बंकस किया है? न्यूटन। डोंट यू थिंक उसको इज्जत देना चाहिए? देना चाहिए। तुम ना देना चाहो लेकिन साइंस तो दे रहा था। ठीक है, तुम्हारा दिख गया मेरे को। नहीं नहीं मतलब आया उसको क्या क्या बोल के गया मेरे को। अभी मुझे एक बात बताओ, अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। F इज इक्वल्स टू एम ए था, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं 2 बच्चे उठाता, उसमें से एक मैंने बोला कि भाई मास कितना है? 2 kg।
एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ क्या पूछूंगा ज्यादा, फोर्स पूछूंगा? अरे मास दिया, एक्सेलरेशन क्या पूछूंगा? फोर्स। तो बताओ क्या लिखोगे फोर्स का फॉर्मूला? ma। बताओ m कितना? 2। एक्सेलरेशन कितना? 3। आंसर कितना आया? 6। 6। अब बच्चा मुझे पूछता है यूनिट क्या लिखूं, सुनो तो यूनिट में लिखूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बच्चा मुझे आके बोलता है सर क्यों इतना मेहनत करवाते हो ना, आप सेम फॉर्मूला लिखो, आप सेम सम सॉल्व करो, सेम आंसर लाओ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? न्यूटन पे। तो आप चुपचाप यहाँ पे क्या लिख दो? तो कितनों को ये समझ में आ रहा है कि मैं केजी, एक सेकेंड, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन मैं मेरा टाइम एंड एनर्जी सेव करने के लिए क्या लिख रहा हूँ? न्यूटन। कितनी बार होता है ना फिजिक्स के अंदर जो भी यूनिट होता है अपन किसी साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट के तौर पर उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है? तो मुझे बात बताओ, मास क्या है? केजी। लेट्स अज्यूम 1 केजी की बात हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स अज्यूम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात चल रही है। सो आज की बात अगर मैं तुम्हें बोलूंगा 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम इतना दिमाग नहीं लगाना, तुम क्या लिख देना? 1 न्यूटन। चलो, तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, योर आंसर इज न्यूटन, और एमसीक्यू में आ सकता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। श्योर बोलेगा वो, हरकत करेगा ये, ठीक है? अब सीजीएस बोलो तो तुम कर पाओगे? चलो ये तो हो गया एसआई, ये हो गया एसआई। सीजीएस में सर ये वाला पार्ट तो हम संभाल लेंगे। चलो वापस एफ इज इक्वल टू एम ए। अब बराबर ये क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेकंड, सो सॉरी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन इतना टाइम पास करे? तो मैंने बोला इतना ना लिखने के बजाय मैं लिख दूंगा 1 डायन। क्या लिख दूंगा? 1 डायन। डायन ऐसा याद हो जाएगा? ऐसा याद हो जाएगा? तो क्या बोलूं मैं? मुंह बना रही, क्या है ये? डायन, ठीक है? अभी समझा ना? ठीक है, बताओ ऐसा यूनिट क्या है? 1 न्यूटन। और क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस क्या है? 1 डाइन, या फिर क्या बोल सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई बच्चा मुझे पूछा कि सर एक न्यूटन और डायन, आई मीन डाइन में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, बच्चा मुझे पूछा सर एक न्यूटन में और डाइन में क्या रिलेशन होता है? मैं डाइन ही बोल रहा हूँ। नहीं डाइन बोल रहा हूँ। डाइन, हाँ। अभी सुनो ध्यान से। तो टॉपिक का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस सर। अरे नहीं पॉज नहीं लेते, ये तो बच्चे भर देंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। रिलेशनशिप ऑफ नहीं बिटवीन, कुछ बोल नहीं रहे, न्यूटन, ठीक है? तो किसका रिलेशन निकालना है हमें? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एवरीवन इज वन ऑफ माय स्टूडेंट इज लाइक नो सर, नॉट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है? क्या पहुंच जाता हूं मैं, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डायन। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F is equal to m। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अपन ने बोल दिया, कुछ नहीं समझा तो इक्वेशन नंबर 1, ये क्लियर? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एसआई यूनिट के हिसाब से फोर्स को हम मेजर करते थे न्यूटन में, बराबर? मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन को मेजर करते थे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट? ये लिख लोगे खुद से स्टेप। चलो वापस से लर्न भी करते जाते हो। क्या बोला? क्या रिलेशन है बिटवीन न्यूटन एंड डायन? या तो एमसीक्यू में आएगा या तो 2 मार्क के लिए सॉल्व करने के लिए आएगा पक्का, ठीक है? क्या बोला था? कहां से स्टार्ट करेंगे? न्यूटन बोला ना, तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू m। मुझे सब लोग साथ में रिपीट करते हुए चाहिए। चलो F के लिए इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलेंगे? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, सो सॉरी, ठीक है? फोर्स क्या आएगा? 1 न्यूटन। एक साथ मास क्या आएगा? 1 kg। और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बोल देंगे क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब नोटिस करना क्या गेम करने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूं, हाँ या ना? 1000 ग्राम सर बहुत अजीब हो रहा है, 1000 ना लिखकर 10 रेज़ टू 3 लिख सकता हूं। वेरी सिंपल, ठीक है? क्या मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से जानता हूं? अरे बचपन में किया हुआ ये सर। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 100 ना लिखकर 10 रेज़ टू 2 लिख सकता हूं, ठीक है? अभी जो दोनों वैल्यूज है इसको पैक करके घर नहीं लेके जाना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। तो बताओ इक्वेशन 1 में पहले कौन लिख रहा है? 1 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन, हाँ या ना? इज इक्वल्स टू क्या 1 केजी लिखूंगा या 10 रेज़ टू 3 लिखूंगा? 10 रेज़ टू 3 क्या? ग्राम। बाजू में क्या लिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन, हाँ या ना? ठीक है। अब बताओ 1 मीटर की जगह क्या लिखूंगा? 10 रेज़ टू 2
सेंटीमीटर और नीचे ऑलरेडी क्या था सेकेंड स्क्वायर। किसी को डाउट? कुछ नहीं किया बच्चा, खाली किलो की जगह क्या लिख दिया है 10⁻³ और मीटर की जगह लिख दिया है 10⁻²। अब मुझे एक बात बताओ, लॉ ऑफ इंडाइसिस ये बोलता है 10⁻³ 10⁻², क्या होगा 10⁻6। टाइम टू कॉल। 9 पूरे सामने वीडियो में ही आया है ये। नहीं कोई एडिट नहीं है, ये तो अभी जाएगा, अब सब जगह जाएगा ये। 10⁻³ 10⁻², 10⁻5। हाँ, और बाजू में क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे याद करो। हाँ, पूरा मूवमेंट तोड़ दी मेरे को। मैं क्या लिखने जा रहा था? ठीक है बेटा, 1 न्यूटन और डाइन में ये क्या था? डाइन था ना, तो 1 न्यूटन के पास कितनी डाइन है? कितना हुआ? यूनिट 10 100,000 मेरे को दिखेगा क्या कर रहे हैं, कैसे सर में यूनिट 100,000 कर रहे हैं। 10 100,000 लाख। हाँ, 1 न्यूटन के पास कितनी डायन है? 1 लाख डायन। 1 लाख ही होता ना? कितना होता है? हाँ सर, नहीं 10 नहीं, हाँ 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कितनी डायन है? 1 लाख। गलती नहीं करना। कितनी डायन है? 1 लाख, मतलब 10⁵5। चलो वापस से समझा या वापस से समझाओ? समझ तो तुमको सब जाता है, लिखना है तुमको खुद से। चलो वापस से, यहाँ तक क्लियर था? अब सब स्टेप मेरे को साथ में बताएंगे। ओ चलो, F इज इक्वल्स टू ma। F की जगह क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू m की जगह 1 kg, एक्सेलरेशन की जगह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है। बताओ अब क्या लिखना था? हमें पता है, क्या पता है हमें? कुछ नहीं पता। 1 kg इज 10⁻³ ग्राम, कॉमा 1 मीटर इज 10⁻²। बच्चे मुझे पूछते कैसे याद होगा? अरे 10⁵5 था ना, तो 5 कैसे जुड़ेगा? 3 और 2, तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? घर पे या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट। तो बताओ 1 m की जगह 1 n है ना, k की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻³ ग्राम इनटू 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? 10⁻3 10⁻2 10⁻5। और यहाँ पे क्या डायरेक्टली भी लिखा तो चल जाएगा, क्या है? तो 1 मार्क के लिए आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन, तो क्या आएगा? 10⁻5। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, थैंक यू सो मच।